एक बेसिक टेस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। क्या है? कुछ बेसिक वैल्यू हम लोगों ने सीखा था ना कैसे चीजों को फाइंड करना है। ये बताइए, अगर tan 120 डिग्री हो, tan 120 डिग्री हो, क्या वैल्यू आएगा अपना इसका? लास्ट क्लास में मेथड डिस्कस किया था हम लोगों ने। cos 150 डिग्री हो, क्या वैल्यू आएगा इसका? लास्ट क्लास में हम लोगों ने मेथड डिस्कस किया था। इसका बस एक बेसिक डिस्कशन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आज बेसिकली कुछ नए टूल सामने आएंगे मैथमेटिक्स में। मैं ये कहूंगा कि बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना उन टूल्स को लेकर कि सर इन टूल्स के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी तभी आगे बढ़ेंगे। ऐसा जरूरी नहीं है। जितना हमारे लिए जरूरी है कि अच्छा ये टूल ऐसे यूज करते हैं, इसका फार्मूला ये है, बस वही हम न्यूमेरिकल में भी यूज करें। ठीक है, आगे बढ़ने के लिए पहले इसको एक बार क्लियर करते आगे बढ़ते हैं। इस tan 120 को दो तरीके से लिखा जा सकता है, 90 के मल्टीपल में, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो tan 90 इंटू 1 प्लस 30 डिग्री, एक तो ये हो गया। एक और हो गया tan 90 इंटू 2, तो 180 हो गया, माइनस 60 डिग्री, एक तो ये हो गया। अब सवाल इस पर बेसिक बेसिक, क्या सवाल कि ये हमारा क्या है, ऑड है। इसमें काम करते हैं, यहाँ से हटाते हैं। ये पूरा पोर्शन जो है इसको इस साइड लेकर आते हैं। ये एसी का हिस्सा है बेसिकली, एक टाइप में इसको लेकर आते हैं। ये जो है ना, it is gonna be same time। बाकी 150 को नेक्स्ट क्लास में करते हैं। cot 30, ठीक है। तो ये वाला टर्म क्या है, ऑड है। ऑड है तो tan जो है हमारा ये चेंज हो जाएगा, और चेंज होकर किस में जाता है, कॉट। और फिर ये वाला एंगल लिख देंगे, ये वाला एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। ओवरऑल 120 डिग्री किस क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट 30, सुरेश, माइनस कॉट 30। tan 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग लास्ट क्लास में देखा था tan नेगेटिव होता है तो माइनस कॉट 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3 होती है। तो cot 30 की वैल्यू √3, तो माइनस √3 इसकी आंसर आएगा। ठीक है। सेम अगर आप 19 से करना चाहें तो यहाँ पर अपने पास क्या है, ये इवन है। इवन है तो ये चेंज नहीं होगा, नो चेंज, नो चेंज। नो चेंज में यहाँ पर ये tan ही रहेगा और 60 डिग्री हो जाएगा। अगेन ये tan 120 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा, tan 60 कर लेते हैं -√3। ये पैटर्न याद रखिएगा। देखिए, मैं कुछ अलग से हम लोग पढ़ लें, कुछ बहुत हाई फाई पढ़े, अगर डेटा याद नहीं होगा तो न्यूमेरिकल में यूज नहीं होगा। तो जो भी लास्ट क्लास थी, आज की क्लास है, और कोशिश करेंगे कि आज से आपकी क्लास रेगुलर हो जाए, 9th और 11th क्लास रेगुलर हो जाए, टाइमिंग सेम रहेगी। ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि आप डेटा याद रखिए, जैसे जो वैल्यूज हैं इन वैल्यूज को याद रखिए। सेम कॉस 150 के लिए इनको आप लोग प्रॉपर सॉल्व करिएगा, या आप पर छोड़ते हैं। नेक्स्ट आइए, एक टर्म आता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, चीजें याद करनी है कि कैसे उसको लिखते हैं। क्या टर्म आता है, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्सीमेशन। और टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे हम लोग के, जब ट्रिग्नोमेट्री हम लोगों ने पढ़ा था। टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से, उसमें से 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग के सामने बार बार आते हैं, मैक्सिमम टाइम वही आता है, 99.99% टाइम वही आता है। सर कौन से है वो? तो एक अपने पास रेशियो आता है, एक आता है साइन थीटा आता है, एक आता है कॉस थीटा, और एक आता है tan थीटा। अभी इन वैल्यूज को बस याद रखना है। जब चैप्टर्स में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, जो आपके 9th के सिलेबस में है, बेसिक से एडवांस लेवल तक लेकर जाएंगे, इन सब का यूज वहां मिलेगा न्यूमेरिकल को सॉल्व करते समय। तो बस इनको बस ध्यान में रखना है कि क्या हम लोग पढ़ रहे थे आप। अब देखिएगा, इसमें क्या है ना, स्मॉल एंगल का मतलब क्या है कि इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, जब थीटा हमारा बहुत छोटा होगा, इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर थीटा हमारा बहुत छोटा हो, बहुत स्मॉल मतलब कि लेस देन, जनरली मतलब ऐसा कोई रूल नहीं है,
जनरली, इसमें लिख भी देता हूं मैं, जनरली लेस देन 10 डिग्री हम लोग इसको लेकर चलते हैं। ठीक है, जनरली हम इसको लेस देन 10 डिग्री लेकर चलते हैं, लेस देन 10 डिग्री। ठीक, अगर थीटा बहुत छोटा, मतलब 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री है, ऐसे करके थीटा हमारे पास है, तो साइन थीटा को बस आप थीटा में लिख सकते हैं, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेटली आप इसको थीटा में लिख सकते हैं। कॉस थीटा को आप 1 लिख सकते हैं, टेन थीटा को आप थीटा लिख सकते हैं। ये जो थीटा आपने लिखा है ना, ये सारे आपको रेडियंस में लिखने होंगे, इस बात का ध्यान रखिए, ये सारे आपको रेडियंस में लिखते होंगे। मैं फिर से बोल रहा हूँ, आज का आपका बेसिक मैथमेटिक्स का 9th फाउंडेशन के लिए आज की लास्ट क्लास है। जो जो मेन मेन टॉपिक है, मेन मेन फॉर्मूला, आज मैं सबको टच कर लूंगा। कल से मोशन इन स्ट्रेट लाइन हम लोग स्टार्ट कर देंगे। तो जितने बच्चे अच्छे क्वेश्चन कर रहे हैं घर पर, अच्छे लेवल के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आपके उस लेवल के सारे क्वेश्चन मिलेंगे। मेन पियर्सन होता है, उस लेवल के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अब सर, जरा एक एग्जांपल बताइए इसमें। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप देखें तो मान लीजिए, एग्जाम्पल में मान लीजिए हमारे पास गिवन है हमारे पास गिवन है साइन 2 डिग्री, क्या लिखेंगे सर? हमारे पास गिवन है साइन 3 डिग्री, क्या लिखेंगे सर? हमारे पास गिवन है टेन 5 डिग्री, क्या लिखेंगे सर? ठीक, पहली बात, हाँ उसको भी, अच्छा उसको बता दें पीयूष, वो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले फॉर्मूले क्या, ठीक है, उनको भी एक बार डिस्कस कर देते हैं। ये स्मॉल एंगल समझिएगा, बहुत छोटा सा टर्म है, इसके बाद समझ लेंगे तो न्यूमेरिकल में अच्छे से यूज हो जाता है। ठीक, पीयूष अब इसको बता देते हैं। देखिए 2 डिग्री है तो यहाँ पे थीटा ही लिखना है, तो 2 डिग्री लिख दिया हमने। यहाँ पे थीटा बहुत छोटा है, तो आप देखिए यहाँ पर 1 आएगा, तो डायरेक्टली हम 1 लिख देंगे। यहाँ थीटा बहुत छोटा है, तो थीटा ही लिखना है, नहीं 5 डिग्री लिख देंगे। लेकिन आप बस आंसर डिग्री में नहीं बताएंगे, आप रेडियन में बताएंगे। आप ऐसे किसे बताएंगे? रेडियन में बताएंगे। अब जिनको याद हो बता देंगे, इस 2 डिग्री को रेडियन में लिखने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी जो फाइनल आंसर होगा 2 डिग्री को रेडियन में लिखने के लिए हम लोग पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करें। आफ्टर कैंसिलेशन ये 2 से 90 में जाएगा, तो पाई बाई 90 रेडियन आंसर हम बोलेंगे। डिग्री में आंसर कभी भी नहीं बोलते, हमेशा ध्यान रखिएगा। एंगल का आंसर हमेशा, जब अगर इंडिविजुअल एंगल लिखा हो तो हमेशा रेडियन में बोलेंगे। ठीक, और ये 1 तो हमारा फाइनल आंसर, ये वैल्यू ही है, ये 1 हमारा वैल्यू ही है, कोई दिक्कत नहीं। tan 5 डिग्री है, इसको यहाँ देखते हैं। अगेन, जो फाइनल आंसर हम लिखेंगे डिग्री में नहीं लिखेंगे, रेडियन में लिखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्जन के लिए आप डिग्री को पाई बाई 180 डिग्री से मल्टीप्लाई करते हैं। और ये आफ्टर कैंसिलेशन कितने टाइम जा रहा है? पाई बाई 3 15, अच्छा है 36 डिग्री। बेसिक चीज है ये, लेकिन जब न्यूमेरिकल में सामने आता है ना, तो बहुत हेल्पफुल होता है। डेरिवेशन में सामने आता है, बहुत हेल्पफुल होता है, इसका ध्यान रखिएगा। अब जो बेसिक फॉर्मूले आप लोगों ने बोले सर एक बार याद दिला दीजिए, जो फॉर्मूले बार बार रिपीट होते हैं उनको देख लीजिए, यहाँ से लाइन से लिखते जाते हैं। जो फॉर्मूले बार बार रिपीट होते हैं, कौन कौन से फॉर्मूले हैं? तो ये है साइन ए प्लस बी, ये अपने पास आएगा साइन ए। कॉपी पेन लीजिए और साथ में लिखा करिए। ठीक है, कॉपी पेन टेबल पे बैठ के प्रॉपर लेकर साथ में लिखा करिए। जब साथ में आप लिखेंगे ना, तो प्रैक्टिस भी अच्छी होती है, कहीं ना कहीं नोट्स भी आपका रेडी हो जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी। इसी में साइन ए माइनस बी फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी, ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ये तो साइन वाला टर्म हो गया। नेक्स्ट टर्म अपने पास है कॉस का, कॉस ए प्लस बी, ये फॉर्मूला आता है अपने पास कॉस ए कॉस बी माइनस, अगर यहाँ प्लस है बीच में तो माइनस साइन ए साइन बी। उसी तरह कॉस ए माइनस बी, कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, और यहाँ पर माइनस होगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, जो हो जाएगा साइन ए साइन बी। इसमें कुछ और फॉर्मूले थे,
जब हम लोगों ने अप्रोक्सीमेशन यूज किया था कि cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू हम ऐसे भी लिखते थे cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको हम एक और फॉर्मूला ऐसे लिखते थे cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। हाँ, बस रिवीजन करा दें, ये सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और एक और फॉर्मूला आता है अपने पास साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। पैरेलल इनको लिखते जाएंगे। अभी अगर जिनको समझ में आ रहा है कि सर ये कहाँ यूज होंगे, आप एक बार चैप्टर स्टार्ट होने दीजिए। जब अच्छे न्यूमेरिकल सामने आएंगे तो इन सबसे मुलाकात होगी हमारी। ठीक है। अभी बस कॉपी पेन उठाइए, पैरेलल इन सबको लिखते जाइए। अब आइए नेक्स्ट, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन के बाद हमारे पास एक टर्म आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। छोटा सा टर्म है, मैक्सिमम टाइम सामने आ जाता है। एक टर्म आता है बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसके नाम पे नहीं जाना है, इसका यूज क्या है बस उतना ही सीखना है हम लोगों को। फिजिक्स में एक छोटा सा इसका हिस्सा है, बस उतना ही सीखना है हमको। जो बच्चे मैथ लेंगे 11th 12th क्लास में जब इसको पढ़ेंगे तो ये बहुत बड़ा टर्म है, लेकिन हमारे लिए छोटा सा पोर्शन यूज करना है। क्या यूज करना है ध्यान से देखिएगा। जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा टर्म अपने पास हो 1 प्लस एक्स टू दावर n, ऐसा कुछ टर्म आना चाहिए। यानी जो भी फिजिक्स में जब हम लोग सॉल्व करते हुए जाएंगे ना, तो यहाँ पर 1 तो कंपलसरी है, प्लस में उसके साथ कुछ हो सकता है, एक्स की जगह पे कुछ हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसमें एक कंडीशन और लगना चाहिए कि इफ x इज लेस देन 1, यानी x 1 से बहुत छोटा हो। देखिए, जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना कि लेस देन 1, तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि सर किसको हम माने, लेस देन 1 किसको माने। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि एटलीस्ट 10 टाइम्स छोटा होना चाहिए, एटलीस्ट 10 टाइम्स छोटा होना चाहिए। ठीक है, चाहिए। अब फॉर्मूला याद रखिएगा कि इस जब ऐसा कंडीशन होगा ना, ये पावर जो है x में मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म 1 प्लस एन एक्स हम लिख देते हैं आसानी से। ठीक। और ये वाला कंडीशन जो इफ हमने माना है, ये फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम यही यूज होता ही है। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर ये ऐसा कुछ होता 1 प्लस एक्स की पावर माइनस एन होता, और ये ऊपर वाला कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो ये पावर है एक्स के मल्टीपल में आ जाएगा, तो 1 माइनस एन एक्स हो जाएगा। सिंपल। ये ओपन हो जाती हैं चीजें, तो हमारे लिए मैथमेटिकली थोड़ा सा चीजें आसान हो जाती है। अब अगर मान लीजिए यही ऐसा कुछ होता है कि 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस एन है, तो पावर आकर मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 1 माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा किसमें, एक्स में, तो माइनस माइनस प्लस, तो अल्टीमेटली ये 1 प्लस एन एक्स हो जाएगा। हमें बस यही छोटी सी चीज सीखनी है बच्चे। बहुत ज्यादा दिमाग में टेंशन नहीं लेना है कि सर बाइनोमियल एक्सपेंशन क्या है क्या नहीं, कुछ नहीं। फिजिक्स में जब ऐसा टर्म हमारे सामने आएगा और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा होगा यहाँ वाला, तो हमको आसानी से ऐसे ओपन कर देना है इस पूरे पोर्शन को, बस और कोई दिक्कत नहीं। इतना ही यूज करना है। अब एक टर्म आई, जैसे कई बच्चे सॉल्व कर रहे होंगे पियर्सन फाउंडेशन की बुक, कुछ क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते। ठीक। हमारे पास भी लेकर आते हैं, तो कहते हैं कि सर ये क्या है, सॉल्व नहीं हो पा रहा है, कौन सा मैथमेटिकल टूल्स लगेगा, सॉल्व नहीं हो पा रहा है। तो मैक्सिमम केस में ना मैं आपको बता दूं, डिफरेंशिएशन वहां यूज होता है, डिफरेंशिएशन यूज होता है, और इंटीग्रेशन यूज होता है, और इंटीग्रेशन यूज होता है। इनके नाम पे नहीं जाना है, ना इनसे बहुत परेशान होना है। समझेंगे ध्यान से, ना इनके नाम पर जाना है, ना इनसे परेशान होना है। ये एक टूल है, इनके पास एक फंक्शन आप भेजेंगे, कुछ भी आप भेजेंगे, ये ऑपरेट करके आउटपुट हमें दे देंगे। देखिएगा, जब भी डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे ना, तो हम टूल यूज करते हैं कुछ ऐसे, डी बाई डी टी। ठीक। ये एक टूल है, ऐसे समझिएगा, एक ऑपरेटर है जो ऑपरेट करेगा किसी फंक्शन को। अब यहाँ पर जो ये टी है, ये जो टी है डिनोमिनेटर में जो डी के साथ चीज है ना, इसको ये हम बोलते हैं कि ये वेरिएबल है। वेरिएबल है मतलब कि ये बदल रहा है। क्या हो रहा है, ये बदल रहा है। अब इसके बदलने से, ये जो नीचे है यहाँ पे टी, इसके बदलने पर जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आप टेंशन ले लीजिएगा, आराम से चीजों को हम देखेंगे कि क्या बदल रहा है, उसके बदलने पे क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, सब देखा जाएगा। और यहाँ पे जो भी फंक्शन होगा उसको वो ऑपरेट करता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं फर्स्ट,
अगर यहाँ पर कोई कांस्टेंट रहा, कोई भी कांस्टेंट नंबर रहा या कोई भी कांस्टेंट रहा, जैसे इस टाइम के बदलने पर जो डिनोमिनेटर में डी के साथ टी है, हाँ डी चेंज को बताता है। डी क्या होता है? चेंज को बताता है। देखिए लैंग्वेज सुनिए ध्यान से कि डिनोमिनेटर में ये जो dt है, ये कहता क्या है बेसिकली? dt कहता है कि t में बहुत छोटे से चेंज। dt क्या कहता है कि t में बहुत छोटे से चेंज की वजह से ऊपर जो यहाँ है इसमें चेंज कैसा आ रहा है, इसका लैंग्वेज ये है। ठीक, मैथमेटिकल टूल है बेसिकली ये। तो जब भी हम इस ऑपरेटर को यूज करेंगे, आप इसको मान चलिए पूरा ऑपरेटर है ये जो है ना, डी बाई डी प्लस डी बाई डी टी, ये पूरा ऑपरेटर है। अब टी की जगह एक्स भी हो सकता है, टी की जगह वाई भी हो सकता है, वेरिएबल कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए टाइम हमने लिया। ये पूरा पूरा क्या ऑपरेटर है। अब ये डी बाई डी टी ऑपरेटर जब कांस्टेंट को ऑपरेट करता है तो रिजल्ट देता है जीरो। ऐसे सुनिए, बहुत ज्यादा दिमाग पे टेंशन ले लेना, आप ऐसे सोचिए कि डी बाई डी टी एक ऑपरेटर है। ऑपरेटर मतलब एक मशीन है, आपने इनपुट में कांस्टेंट दिया तो आउटपुट में जीरो मिलेगा, ऐसे ध्यान रखिए, क्योंकि यही जीरो लेके फिर हमको आगे क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा। ठीक है। सेकंड कंडीशन देखिए जरा। और इसमें तीन चार से पांच फॉर्मूले मैक्सिमम है, तो कई सारे फॉर्मूले इसमें, लेकिन पांच से छह फॉर्मूले ऐसे हैं जो फ्रिक्वेंटली बार बार यूज होंगे। नेक्स्ट देखेंगे, मान लीजिए अगर हमारे पास हो डी बाई डी टी ऑपरेटर है, या आप इसको एक मशीन मान लीजिए, इसके इनपुट में आपने एक फंक्शन दिया एक्स टू द पावर है, ऐसा कुछ टर्म है, एक मशीन है यहाँ पे ऐसा। ठीक है, आपने इनपुट में एक्स टू द पावर एन दिया, तो डी बाई डी टी ऑपरेटर उसको ऑपरेट करके आपको आउटपुट क्या देगा देखिएगा, जो पावर में एन है ना, इसको मल्टीप्लाई करेगा और पावर में एक माइनस कर देगा। सिंपल, जो पावर में n है उसको मल्टीप्लाई कर देगा और पावर में एक माइनस कर देगा। समझने का तरीका आप ऐसे समझिएगा, मैं फिर से कहूंगा, जैसे आप फाउंडेशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ी चीजें अलग मिलेंगी। मेंटली खुद को कैसे इन सब चीजों को स्वीकार कराना है उसको समझेंगे। स्वीकार ऐसे कराना है कि खुद को ये बताइए कि डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है। ठीक, ऑपरेटर मतलब आप एक मशीन मान लीजिए, वो, और वो मशीन जो है, यहाँ पर जो हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर ये जो डिनोमिनेटर में डी के साथ है टाइम वेरिएबल है, डिनोमिनेटर में डी के साथ है टाइम वेरिएबल है, तो मशीन जो है टाइम वेरिएबल को चेक कर रहा है। ठीक, अब अगर आपने उसमें इनपुट में कांस्टेंट देंगे तो आउटपुट में जीरो मिलेगा, इनपुट में एक्स टू द पावर एन देंगे तो आउटपुट में एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन मिलेगा। एक्स कोई फंक्शन होगा बच्चे, एक्स भी कोई फंक्शन होगा जो टाइम के साथ बदल रहा होगा। एक्स भी कोई फंक्शन होगा जो टाइम के साथ बदल रहा होगा। इक्वेशंस में इसको मैं यहाँ से रेफरेंस लेके आपको वहां समझाऊंगा। बस अभी ये फॉर्मूला याद रखिए, क्योंकि ये फॉर्मूला एक बार आप देख चुके होंगे, याद रहेगा। जब हमारे पास न्यूमेरिकल आएंगे, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, तो यहाँ से रेफरेंस लेकर मैं वहां पर रिलेट करूंगा कि हम लोगों ने वहां पढ़ा था, यहाँ पर ऐसे ऑपरेट होता है, ऐसे सॉल्व होता है। ठीक है, अभी आप देखिए थर्ड, एक और आता है डी बाई डी टी, मतलब अगेन आपका मशीन डिफरेंशिएशन वाला। इसमें आपने अगर इनपुट e टू द पावर x दिया तो आउटपुट आपको e टू द पावर x मिलता है। अभी फिर मैं कह रहा हूँ, नहीं 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 नहीं, डी बाई डी टी पूरा फंक्शन नहीं है, पूरा अपना मशीन है मान के चलिए आप। डी बाई डी टी पूरा मशीन है। आप इनपुट में एक बार एक्स टू पावर एन आपने दिया, तो एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन आया, इसको लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपने इनपुट में e टू द पावर x दिया तो आउटपुट में e टू द पावर x ही आएगा, इसको लेकर हम आगे बढ़ जाएंगे, सॉल्व करते चले जाएंगे। ठीक है, इनको बस अभी याद करना है चीजों को। फोर्थ, डी बाई डी टी साइन थीटा अगर हो तो ये हमारे पास आता है, या साइन एक्स अगर हो, इसको साइन एक्स ही ले लेते हैं। ठीक है, थीटा की जगह एक्स ले लिए, या थीटा लिए, चलिए कंफ्यूजन नहीं लेना। थीटा है, इसको ऑपरेट करेगा एक ऐसे, तो सिंपली इसको लिखता है कॉस थीटा। और फिफ्थ और हमारा डी बाई डी टी कॉस थीटा ऑपरेट करके देता है माइनस साइन थीटा। ये रिजल्ट हमें याद रखना है। सर पांच ही फॉर्मूले होते हैं क्या? नहीं, फॉर्मूले और भी होंगे, लेकिन अभी नाइन्थ के फाउंडेशन लेवल में जो क्वेश्चंस आपको मिलेंगे वो इनसे बाहर नहीं जाएंगे। दिमाग में एक चीज और ध्यान में रखना है कि डिफरेंशिएशन एक ऑपरेटर है। अभी इस टाइम पर आप चाहें कि डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ लें फिर फाउंडेशन लेवल क्वेश्चन करें तो थोड़ा मुश्किल है बच्चे, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा वो। तो सबसे बेस्ट क्या है कि हम डिफरेंशिएशन को एक मशीन मान लें, और इनपुट में अगर कांस्टेंट देते हैं तो वैल्यू जीरो आएगा, इनपुट में एक्स टू द पावर एन देते हैं तो वैल्यू
n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन आएगा। इनपुट में e टू द पावर x देंगे तो आउटपुट e टू द पावर x आएगा। इनपुट में साइन थीटा देंगे तो आउटपुट में cos थीटा आएगा। इनपुट में cos थीटा देंगे तो आउटपुट में माइनस साइन थीटा आएगा। इनके अलावा कुछ बेसिक रूल्स भी होते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। उन एक एक रूल्स को, जो जो रूल हमारे सामने आते जाएंगे न्यूमेरिकल के थ्रू, उन रूल को समझाते जाएंगे। हाँ, एक्स वेरिएबल है, ई कांस्टेंट है, एक्स वेरिएबल है स्टूडेंट, अल्फा। ठीक, तो इनको सबको आपको याद रखना है। अब आते हैं नेक्स्ट, इंटीग्रेशन। जैसे फर्स्ट, जैसे डिफरेंशिएशन एक टूल था ना, इनपुट इसको देते जो यहाँ पर है ना, जैसे कांस्टेंट है, आपने डी बाई डी टी ऑपरेटर में कांस्टेंट को इनपुट दिया, आउटपुट में मिल गया। डी बाई डी टी ऑपरेटर में एक्स टू पावर एन को इनपुट दिया, आउटपुट ये आ गया। डी बाई डी टी ऑपरेटर में ई टू द पावर एक्स को इनपुट दिया, आउटपुट ये आ गया। डी बाई डी टी ऑपरेटर में साइन थीटा को इनपुट दिया, आउटपुट ये आ गया। डी बाई डी टी ऑपरेटर में कॉस थीटा को इनपुट दिया, आउटपुट माइनस साइन थीटा आ गया। ठीक है अनमोल? देखिए, जब पढ़ते हैं ना, अभी देखिए फॉर्मूले के तौर पे आप याद करिए अनमोल, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मत रखना है, कुछ भी नहीं। एक बात और बता दूं, इनिशियली जब हम लोग कुछ नया पढ़ना शुरू करते हैं, इनिशियली जब हम लोग कुछ नया पढ़ना शुरू करते हैं, तो मन में आता है कि उसके बारे में सब कुछ जान ले, तो ही हम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हमें सब कुछ आएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें बेसिकली एक शुरुआत करना है। शुरुआत करते हुए जब थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन जब हम आपको आगे लेकर चलते जाएंगे ना, आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि ये पढ़े क्यों थे। आपको ये सब क्लियर होता जाएगा कि ये पढ़े क्यों, 100% क्लियर होगा। उसके समझाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी, क्योंकि नाइन्थ में है, फाउंडेशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, तो थोड़ा स्लो चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सोचे था आज ये खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं, कल एक क्लास और हो जाएगा, कल की क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी जो जो मन में डाउट है बिल्कुल पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सुनिए, जैसे डिफरेंशिएशन एक मशीन था जिसको डी बाई डी टी से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक। उसी तरह इंटीग्रेशन की भी आप एक मशीन मानिए, ठीक। आप उसको ऐसे लिखते हो, आप इसको ऐसे लिखते हो। एक सेकंड बच्चे, डिस्कनेक्ट हो गया है। वापस आएगा, ठीक। चलिए, यहाँ पर तो देखिएगा, जैसे डिफरेंशिएशन ऑपरेटर डी बाई डी टी होता है ना, वैसे ही इंटीग्रेशन का साइन कुछ ऐसे होता है, एस होता है। तीन का आंसर एक्स रेज टू द पावर तीन का नहीं, ये देखिए, यही यही आउटपुट है, यही आउटपुट है ही जो यहाँ पर लिखा हुआ है तीसरे का। आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, यही आउटपुट है। ठीक है, ये एक्स टू द पावर एन फंक्शन अलग है, ये ई टू द पावर एक्स फंक्शन अलग है। और इससे मुलाकात भी नहीं होगी आप लोगों की तीसरे वाले से। आप लोग की मुलाकात मैक्सिमम होगा तो सेकंड वाले से और फर्स्ट वाले से होगा। और बहुत ज्यादा रेयर क्वेश्चन आ गए फाउंडेशन लेवल पे, तो फोर्थ वाले और फिफ्थ वाले से होगा। बस इतना ही। ठीक है, अब सुनिए, जैसे डिफरेंशिएशन डी बाई डी टी होता था, यहाँ पे कांस्टेंट इनपुट के फॉर्म में यहाँ पर देते थे आप, उसी तरह इंटीग्रेशन में साइन ऐसा होता है, एस टाइप में होता है, और यहाँ पर एक डी टी लिखा होता है, और यहाँ पर हम कुछ ना कुछ इनपुट देते हैं जो बीच में जगह खाली, और फिर यहाँ पर हम आउटपुट लिखते हैं। ठीक, समझिएगा, थोड़ा सा जो सिंबल्स हैं अलग होंगे, अजीब से होंगे, उससे परेशान नहीं होना। ठीक, इंटीग्रेशन एक ऑपरेटर है जो कुछ इस तरह से है, और यहाँ पर जो डी के साथ टी है, ये डी कहता है ये कि ये टी वेरिएबल है, यानी टी वेरिएबल बदल रहा है। अब आप ऑपरेटर में जो दें, जैसे मान लीजिए आपने फर्स्ट ऑपरेटर में कुछ दिया, यहाँ पर क्या दिया, मान लेते हैं कांस्टेंट दिया आपने, कांस्टेंट एक नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कांस्टेंट हमने कुछ लिया नहीं था, बस एक कांस्टेंट लिख दिया था हमने, कांस्टेंट एक हम 2 ले लेते हैं। अब ये ऑपरेट करके देगा क्या, वो सुनिएगा। ऑपरेट करके 2 तो देगा ही, साथ में जो इसके साथ वेरिएबल है उस वेरिएबल को भी साथ में दे देगा।
डिफरेंशिएशन जहां कांस्टेंट को ऑपरेट करके जीरो कर रहा था, इंटीग्रेशन वही कांस्टेंट को ऑपरेट करके जीरो ना करके उसके साथ एक वेरिएबल भी प्रोवाइड करता है। इस बात का ध्यान रखना। ठीक। उसी तरह सेकंड फार्मूले पे आते हैं। सेकंड फार्मूला, इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन, जैसे यहाँ पे है ना डी टू डी बाई डी टी एक्स टू द पावर एन है, उसी तरह इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी टी अगर सर हो, तो इंटीग्रेशन आउटपुट में क्या देगा, इसके साथ एक कांस्टेंट भी आता है, अभी वो कांस्टेंट नहीं लिख रहे हैं, जैसे इसके साथ ना एक कांस्टेंट भी आता है। अभी बहुत ज्यादा परेशान नहीं, सोचना नहीं, बस बेसिक चीजें लेकर चलना, न्यूमेरिकल में इसको प्रॉपर देखेंगे। अगर ऐसा हो तो ये ऑपरेटर आउटपुट में क्या देता है, तो इन सब की जगह पर हम डायरेक्टली क्या लिख देंगे, एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस, बस। ठीक। थर्ड केस में, और इनको मेमोराइज कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा, न्यूमेरिकल में कैसे यूज होंगे उसका टेंशन हम पर छोड़िए, समझाएंगे हम, उसकी चिंता मत करिए। थर्ड, सर डिफरेंशिएशन तो e टू द पावर x, जब हम इनपुट दे रहे थे डिफरेंशिएशन में तो आउटपुट e टू द पावर x दे रहा था, ठीक है। तो इंटीग्रेशन में भी जब आप e टू द पावर x इनपुट देंगे तो ये भी आउटपुट में क्या देगा, e टू द पावर x ही देगा। सर डिफरेंशिएशन में जब हम साइन थीटा को डिफरेंशिएट कर रहे थे तो आउटपुट में कॉस थीटा दे रहा था, लेकिन इंटीग्रेशन में जब आप साइन थीटा को इंटीग्रेट करेंगे तो आउटपुट में देगा माइनस कॉस थीटा। और उसी तरह फिफ्थ वाला लास्ट वाला कि इंटीग्रेशन जब आप cos थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, मतलब dt, तो आउटपुट में देगा sin थीटा। इनपुट क्या क्या है यहाँ पे, एक सेकंड इसको ऊपर लिख दीजिए। एक और लास्ट टर्म है कि अगर इंटीग्रेशन cos थीटा dt होता है तो आउटपुट में क्या देगा, ये sin थीटा देगा। कोई दिक्कत यहाँ पे? अब बहुत ज्यादा इसको क्या हो गया? एक सेकंड। ठीक है, अभी कुछ इसमें प्रॉब्लम है, एक काम करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला सारा याद करेंगे। ठीक है, कल के क्लास में पूरे 1 घंटे क्लास होगी अपनी, और ये आपका पोर्शन ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी आ गया है, तो आज के लिए बच्चों जय हिंद। आप सभी से रिक्वेस्ट है, इन सारे फॉर्मूले को आज रफ कॉपी में लिखकर आप याद कर लेंगे। ठीक है, इन सारे फॉर्मूले को। हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम है पीयूष, उसको भी एडजस्ट करना है, थोड़ा सा कुछ नीचे लोग अभी आए हैं, थोड़ा सा भी जाना भी है। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, पढ़ाई करिए, रिवीजन प्रॉपर करिए, कल फिर मिलेंगे सेम टाइम पर। ठीक है, ऐसे नहीं, अभी थोड़ा सा कुछ इमरजेंसी है, नीचे जाना है, मैं पीयूष समझ रहे हैं। ठीक है, आप लोग को बताया भी थे क्या इमरजेंसी है। तो कल से क्लास अपना पूरा कोशिश करेंगे 50 मिनट की हो। ठीक है, आज ये सारे फॉर्मूले आप लोग याद कर लेंगे, आज का आप लोग का होमवर्क यही है, इन सारे फॉर्मूले को मेमोराइज कर लेना है। और कल हमको लगता है 2 से 3 टॉपिक होगा, कल हम लोग ये मैथमेटिकल टूल्स खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर कल सेम टाइम, वही 8 PM टू 9 PM। जय हिंद बच्चों, जय हिंद बच्चों, जय हिंद।